नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। धातुओं के बाद में हम बात करेंगे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। उसके बाद में हम अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे और अंत में हम विद्युत अपघट्य पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे। देखिए, हमने हेडिंग डाल रखी है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं, ताप को कम या ज्यादा करते हैं, तब पदार्थों की प्रतिरोधकता किस प्रकार से बदलती है, इसका हम अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, हमारी हेडिंग है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। और देखिए विद्यार्थियों, किसी भी मैटर की जो प्रतिरोधकता है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है, साथ में ताप में जो वृद्धि करते हैं उसके भी समानुपाती होती है। देखिए, जैसे हम प्रतिरोधकता में वृद्धि, प्रतिरोधकता को ρ से लिखा जाता है, और प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है या प्रतिरोधकता में जो वृद्धि है उसको हम यहाँ पर डेल्टा ρ से पुट कर रहे हैं। ये प्रतिरोधकता में वृद्धि है या प्रतिरोधकता में परिवर्तन कह सकते हैं, जो कि प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है। प्रारंभिक प्रतिरोधकता को आप यदि ρ लिख रहे हैं तो जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन या वृद्धि है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होगी। साथ में जो प्रतिरोधकता में वृद्धि है वो ताप में परिवर्तन के भी समानुपाती होती है, कि आपने ताप में परिवर्तन किया, ठीक उसी अनुपात में प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होता है। तो जो ताप में परिवर्तन है उसको आप देखिए, कई बुक्स वाले ताप को थीटा से पुट करेंगे तो कई उसको टी से पुट करते हैं, आपकी जो इच्छा है उससे पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन को डेल्टा ρ से, ताप में परिवर्तन को डेल्टा टी से पुट कर रहा हूँ। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो समानुपाती हो जाएगा ρ डेल्टा टी के। फिर यहाँ से विद्यार्थियों हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट करेंगे। जो कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे अल्फा से। यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है और ये है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के पश्चात आने वाला नियतांक कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा से लिख रहे हैं, इसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जो समानुपाती स्थिरांक है इसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है, अल्फा से लिखा जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है उसको हम प्रारंभिक प्रतिरोधकता और अंतिम प्रतिरोधकता के अंतर से पुट कर सकते हैं। यदि अंतिम प्रतिरोधकता यदि T तापमान पर ρT है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता ρ है, तब डेल्टा ρ आ जाएगा ρT माइनस ρ। और यदि ताप में परिवर्तन को हम यदि प्रारंभिक ताप हम T0 लेकर चलें, T0 लेकर चलें, फिर अंतिम ताप T लेकर चलें, तब T माइनस T0 ताप में परिवर्तन आ जाएगा। आपके पास में यहाँ से डेल्टा ρ की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखिए ρT माइनस ρ इक्वल टू, ये अल्फा एजडीज पढ़ाई है, ρ पढ़ाई है, और डेल्टा टी के स्थान पर हम T माइनस T0 पुट कर सकते हैं। देखिए, ये जो रो है वो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ρT रह गया एक तरफ, इक्वल टू ρ प्लस, ये उधर चला गया तो ये प्लस में हो गया, और ये वाली वैल्यू पड़ी है, तो अल्फा ρ T माइनस T0, यहाँ से रो हम कॉमन ले लेंगे, रो कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये हमारे पास में आ गया है।
ये हमारे पास में प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया है। ये सभी पदार्थों के लिए लागू होता है। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेंगे क्या है। विद्यार्थियों, प्रारंभिक प्रतिरोधकता है रो, और जब ताप में वृद्धि कर देते हैं T माइनस टी नॉट, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो रो टी है, प्रतिरोधकता की वैल्यू रो टी हो जाती है। एक बार फिर से समझ लेंगे कि प्रारंभिक ताप T0 और प्रतिरोधकता है रो। जब आपने तापमान T0 से T कर दिया तो प्रतिरोधकता रो से रो टी हो गई है। तो आपके पास में जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, और कि भाई टी तापमान बढ़ाने पर उसके पश्चात जो प्रतिरोधकता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो यहाँ से इस फॉर्मूले की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस अल्फा को एक बार फिर से समझ लेंगे। देखिए, इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये हमने यहाँ पर बताया है, इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जो अल्फा है इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 1 में डिग्री सेंटीग्रेड या 1 में केल्विन इसका मात्रक होता है। देखिए विद्यार्थी, जो अल्फा है उसकी वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। यदि अल्फा धनात्मक है, इसका अर्थ यह है कि जो मैटर है उसको यदि हम गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो प्रतिरोधकता में भी वृद्धि हो जाएगी। अल्फा की जो वैल्यू है वो निर्धारित करती है कि ताप के साथ में प्रतिरोधकता का मान किस प्रकार से बदलेगा। यदि अल्फा धनात्मक तो प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ में बढ़ जाती है। अल्फा ऋणात्मक तो प्रतिरोधकता की वैल्यू ताप में वृद्धि के साथ में घट जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोधकता में ताप के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अल्फा का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हालांकि ये कांस्टेंट है, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होता है लेकिन फिक्स होता है। तो अल्फा का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मात्रक 1 में डिग्री सेंटीग्रेड या 1 में केल्विन होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो धातुएं हैं जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धातुओं की जो प्रतिरोधकता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देख रहे हैं, और सर्वप्रथम हमने बात की है धातुओं की प्रतिरोधकता। धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो धातुओं की प्रतिरोधकता किस प्रकार से बदलती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं विद्यार्थियों। देखिए, जो धातुएं होती है उनकी प्रतिरोधकता वैसे तो न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती चली जाती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए विद्यार्थियों कि जो धातुओं की प्रतिरोधकता है वो किस प्रकार से एकदम समानुपाती तो नहीं होती, बट ताप में वृद्धि के साथ में बढ़ती जाएगी। प्रारंभ में प्रतिरोधकता का मान बहुत ही कम परिवर्तित होता है ताप के साथ में, लेकिन जब आप तापमान बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो प्रतिरोधकता का मान तेजी से बढ़ेगा। आप एक बार इस ग्राफ को समझ लेंगे कि हमने ताप में वृद्धि की है तो प्रतिरोधकता में प्रारंभ में धीरे धीरे वृद्धि होती है, हालांकि बढ़ तो रही है पर बहुत कम। फिर जब ताप में और अधिक वृद्धि कर देंगे तो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो तेजी से बढ़ेगी। अर्थात ये हुआ कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता की वैल्यू बढ़ती है, परिवर्तित होती है। देखिए, ये ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन भी हम समझेंगे। हमने एक से फॉर्मूला पढ़ा है प्रतिरोधकता का, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा। हम जानते हैं उसकी जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो। एक बार इसको समझ लेंगे, इसमें कौन कौन सी राशियां काम में ले रहे हैं हम। ये जो एम है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। देखिए जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जब तक कोई बंध नहीं टूटते तब तक सहसंयोजक बंध नहीं टूटेंगे। जो बंध बने हुए हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन यदि नए क्रिएट नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब बंध टूटेंगे तब n की वैल्यू बदल सकती है और वो बहुत अधिक तापमान देने पर ऐसा होता है। तो हम सामान्यतः कंडीशन में जब ताप में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं उस कंडीशन में m, n और e कांस्टेंट की भांति रहते हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो फिर क्या होता है, ये जो टो है वो ताप के साथ में बदल जाता है। टो यहाँ पर समय है कि दो टकरों के मध्य लगने वाला समय, जिसको हम विश्रांति काल कह रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहा जा रहा है, इस टो की वैल्यू है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए जो समय होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो किस प्रकार से बदलता है विद्यार्थियों, देखेंगे आप। समय बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, समय है ये विश्रांति काल है, ये टो है। देखिए हम जानते हैं कि जो वेग होता है वो होता है दूरी बट्टे में समय। यहाँ पर समय बराबर आ जाएगा दूरी बट्टे में वेग, या यहाँ पर हम दूरी के स्थान पर विद्यार्थियों माध्य मुक्त पथ ले रहे हैं, और जो माध्य मुक्त पथ है उसको लैम्बडा से लिखा जाता है। माध्य मुक्त पथ अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों जो वेग है वो आ जाएगा वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। ये इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसको हम वर्ग माध्य मूल वेग से पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों कि जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो मैटर है, पदार्थ है, उसको हम ऊर्जा दे रहे हैं। जो हम उसमें ऊर्जा दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। हमने ताप दिया, इट मीन्स हमने मैटर को उसमें ऊर्जा दी, उसमें ऊर्जा वो ग्रहण करेंगे, और उसमें ऊर्जा जो ग्रहण करेंगे तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में तेजी से अधिक वेग से गति करेंगे, अधिक वेग से गति करेंगे, इट मीन्स उनका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा तो बट्टे वाली राशि बढ़ेगी, तो ये पूरी की पूरी राशि है वो घट जाएगी। यदि ये पूरी राशि घट रही है इसका मतलब है हो गया है कि जो विश्रांति काल है वो समय है वो घट रहा है। यदि विश्रांति काल घट जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू घट जाएगी तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। एक बार इस फॉर्मूले से कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसको फिर से समझेंगे, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे हम किसी मैटर को गर्म करते हैं, इसका मतलब है उस मैटर को, उस पदार्थ को हम उष्मा दे रहे हैं, और वो जो उष्मा पदार्थ लेगा वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं पहले की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा से गति करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि उनका वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ता है, उनका वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ता है, तो विश्रांति काल मतलब समय है जो टो है वो घट जाएगा। टो जब घटेगा तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ जाता है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए एक बार समझ लेंगे कि जब हम धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसके लिए जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पर दिखाया है, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धातुओं के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी वैल्यू है वो ताप के साथ में बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे कि जो मिश्र धातुएं हैं
धातुओं को आपस में मिक्सअप करके मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए विद्यार्थियों, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का न के बराबर प्रभाव पड़ता है। ये पहला बिंदु था। अब हम सेकंड बिंदु की बात कर रहे हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। विद्यार्थियों, मिश्र धातुएं ताप से न के बराबर प्रभावित होती है। उनके प्रतिरोधकता पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा ताप बढ़ाते हैं तब जाकर प्रतिरोधकता की वैल्यू बदलती है, और वो भी बहुत कम बदलती है, बढ़ती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब हमें मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता मामूली सी बढ़ जाती है, बहुत कम बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो धनात्मक होती है, लेकिन बहुत कम होती है। धनात्मक बट बहुत कम होती है, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के साथ में बढ़ जाती है। बढ़ रही है इट मीन्स अल्फा धनात्मक, और बहुत कम बढ़ रही है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, छोटी होती है। यदि हम नाइक्रोम की बात करें और नाइक्रोम के लिए मैं एक ग्राफ खींचूं ताप और प्रतिरोधकता के बीच में, एक तरफ हम ले रहे हैं प्रतिरोधकता, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं ताप, तो देखिए विद्यार्थियों इस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ताप में यहाँ से यहाँ तक जैसे 200 डिग्री की वृद्धि कर दी, फिर 400 की वृद्धि कर दी, फिर 600 की वृद्धि कर दी, फिर 800 की वृद्धि कर दी, तो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो बहुत ही कम परिवर्तित होती है, बदल रही है, बट वैल्यू ताप के साथ में बहुत ही कम परिवर्तित। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता पर, हम ताप का प्रभाव देख रहे थे, और तीसरा अब बिंदु आ जाएगा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हमने इससे पहले दो बिंदु पढ़ लिए हैं कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। थर्ड जो पार्ट है वो है अर्धचालकों की। जो अर्धचालक हैं, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में किस प्रकार से बदलती है, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब हम अर्धचालकों का, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, गैलियम फास्फाइड है, एंथ्रासीन है, मादी थैलोसानिस है, ऐसे जो अर्धचालक पदार्थ हैं इनका तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो विद्यार्थी इनके अंदर सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं। वो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। विद्यार्थियों यहाँ पर हम अर्धचालकों के लिए एक प्रतिरोधकता का फॉर्मूला भी देखेंगे कि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो होती है रो इक्वल टू रो जीरो एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन के टी। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेंगे, रो इक्वल टू रो जीरो एक्सपोनेंशियल में है Eg अपॉन में के टी। ये फॉर्मूला होता है किसी भी अर्धचालक की प्रतिरोधकता का जब तापमान में परिवर्तन करते हैं। तो यहां पर देखिए विद्यार्थी, ये जो रो जीरो है वो होती है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, कि प्रारंभ में जो प्रतिरोधकता है वो रो जीरो है। फिर देखिए विद्यार्थी, आपने जो तापमान है वो T बढ़ा दिया है, तापमान में वृद्धि कर दी है T की। ये जो K है इसको हम बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं, इस K को बोल्ट्जमान नियतांक कहा जाता है।
ये जो बोल्ट्जमान नियतांक है इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, इसकी वैल्यू होती है जो बोल्ट्जमान नियतांक है उसकी। ये जो Eg है इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जब एक से अधिक परमाणु के एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो बाह्यतम कक्षा जो ऊर्जा स्तर होता है वो पहले तो आपस में मिश्रित अवस्था में आता है, फिर और अधिक परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस जब कम करते हैं तो वो दो भागों में विपाटित हो जाता है। उसका जो ऊपरी ऊर्जा स्तर होता है उसको हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं, और जो निचला ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजी ऊर्जा स्तर होता है। और दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में जो अंतर होता है, दोनों के बीच में एक गैप होता है जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसको हम कहते हैं वर्जित बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। और जो गैप होता है उसको एनर्जी के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो वो Eg के तुल्य होता है, इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल के तुल्य एनर्जी कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो अर्धचालक है उनमें ये जो Eg की वैल्यू होती है वो कुचालकों से कम होती है जबकि चालकों से अधिक होती है। और जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं। फलस्वरूप तापमान में जब हम वृद्धि करेंगे तो जो प्रतिरोधकता है उसकी जो वैल्यू है वो चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से घटेगी। जब हम तापमान की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो घात वाली वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी और ये चरघातांकी रूप से कम होती है, इसलिए जो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो भी चरघातांकी रूप से घटती है। हम यदि प्रतिरोधकता को रो से, ताप को T से लिखें और दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ आएगा। जो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, चरघातांकी रूप से कम होती है। जब आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में किस प्रकार से बदलती है, किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो उसमें आप पुट करेंगे कि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से कम होती है। साथ में इस ग्राफ को भी बना देंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताप की वैल्यू जब बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता की वैल्यू चरघातांकी रूप से घटती चली जाती है। विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले से भी हम प्रतिरोधकता को समझ सकते हैं। हमारे पास में रो का एक फॉर्मूला हमने देखा है, रो इक्वल टू होता है m/n² तो यहाँ पर जब हम ताप में वृद्धि करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब n की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है तो रो की वैल्यू घट जाएगी और वो चरघातांकी रूप से घटती है। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में चरघातांकी रूप से कम होती है, चरघातांकी रूप से घटती है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, हम अंतिम इसका पाठ देखेंगे। चौथा जो इसका भाग है वो हमारे पास में है विद्युत अपघट्य पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। विद्युत अपघट्य पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उसमें जो आवेश वाहक होते हैं जिनके द्वारा धारा प्रवाहित होती है वो होते हैं आयन। और आयन विद्यार्थियों धनात्मक आयन भी हो सकता है और ऋणात्मक आयन भी हो सकता है। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो उसमें जो आवेश वाहक होते हैं जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो होते हैं आयन, धनायन और ऋणायन की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब हम ताप को बढ़ाएंगे, जब हम विद्युत अपघट्य पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो श्यानता है वो घट जाएगी। श्यानता है
वो घट जाएगी। श्यानता जब घट जाती है तो उसमें जो आयन मौजूद होते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ में, वो आसानी से गति करेंगे। शांत पदार्थ का ऐसा गुण है जो गति का विरोध करता है, मतलब उस जो मैटर है उसको बहने का विरोध करेगा। वहां पर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बहने में, इलेक्ट्रॉन को गति करने में भी विरोध करती है श्यानता। जब तापमान बढ़ाएंगे तो श्यानता घट जाएगी। श्यानता घट जाएगी तो आवेशवाहक जो आयन होते हैं यहाँ पर, वो पहले की तुलना में बड़ी आसानी से गति करेंगे। बड़ी आसानी से आयन गति कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर धारा आसानी से बह रही है, प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो जब हम तापमान को बढ़ाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थों का, तो श्यानता है वो घट जाएगी, जो प्रतिरोधकता है वो भी घट जाएगी। तो हमने इस वीडियो में विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखा। सर्वप्रथम हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, रो इक्वल टू रो जी रो वन प्लस में अल्फा डेल्टा टी। जो फॉर्मूला हमने सर्वप्रथम फाइंड आउट किया था उसमें जो अल्फा आया था, वो जो अल्फा है वो एक नियतांक होता है जो कि धातुओं के लिए धनात्मक, मिश्र धातुओं के लिए बहुत कम बट धनात्मक, अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होगा तभी प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। फिर उसके बाद में विद्युत अपघट्य पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो भी ताप के साथ में घटती है। इसका मतलब है कि इनके लिए भी अल्फा की वैल्यू है वो ऋणात्मक होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं वो है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान में बढ़ोतरी करते हैं, तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से ही होगा जिस प्रकार से प्रतिरोधकता बदलती है। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। रो बराबर हमने पढ़ा है यहाँ पर रो टी बराबर रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी पुट कर सकते हैं, कई जगह पर प्रारंभिक प्रतिरोधकता को रो जीरो से लिख देते हैं। उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है वो है ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, ताप में बढ़ोतरी, ताप में जो परिवर्तन है वो इतना कर रहे हैं, तब प्रतिरोधकता रो जीरो से रो हो जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो अगला वीडियो भी आपको अच्छे से प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।